नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। 5 लाख के लिए मगध हॉस्पिटल के गार्ड का अपहरण। मां की सूचना पर हरकत में आई पुलिस। 2 भाइयों समेत 3 गिरफ्तार। युवक को हनी ट्रैप किया, नोएडा में रखा है सामान। 2019 में पकड़ा गई थी उत्तराखंड से। पटना में सहारा इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन। कार्यालय के सामने सैकड़ों लोगों ने की नारेबाजी। मैच्योरिटी पेमेंट नहीं देने के कारण कर्मियों में आक्रोश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पटना में मगध हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड सुमन कुमार का अपहरण कर लिया गया था। उसे एक बंद कमरे में रखा गया था। वहां उसके साथ मारपीट की गई थी। फिर उसकी मां को कॉल करके रुपये मांगे जा रहे थे। मामला पत्रकार नगर थाना का है। पूरा मामला 5 लाख रुपये के कर्ज से जुड़ा है। इस प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सगे भाइयों समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुमन का अपहरण तब हुआ जब 8 नवंबर की रात अपनी ड्यूटी खत्म कर वो वापस घर लौट रहा था। इसे 5 लोगों ने मिलकर राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास से अपने कब्जे में लिया था। टर्मिनल के पास में ही सुमन अपने परिवार के साथ किराए पर रहता है। मूल रूप से लखीसराय जिले के पिपरिया थाने के तहत रामचंद्रपुर का रहने वाला है। जब इस मामले में पुलिस ने जांच की तो सुमन और उसका अपहरण करने वालों से पूछताछ की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। पूछताछ में पता चला कि गार्ड ने पत्रकार नगर थाना के तहत योगीपुर के रहने वाले विशाल से अक्टूबर 2021 में 5 लाख का कर्ज लिया था। इसमें विशाल में 4,60,000 ऑनलाइन तो बाकी के 40,000 कैश मिला था। सुमन ने बताया कि दर्ज कर्ज देने के 2-3 महीने बाद ही विशाल सुमन के घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट करने लगा। हालांकि उसकी मां ने विशाल से कहा था कि वो रुपये वापस कर देगी। फिर कुछ रुपये उन्होंने दे भी दिए। इसके बाद इसी साल मई महीने में विशाल उसके घर से बुलाकर नंदलाल छपरा में ले गया। वहां मारपीट की। फिर रिजेंट सिनेमा के पास ले गया। वहीं जबरन एक पेपर पर 11 लाख कर्ज लेने की बात लिखवाया गया। इसके बाद से विशाल अपने लोगों के साथ मिलकर उसे लगातार परेशान करता रहा। पुलिस को दिए बयान में सिक्योरिटी गार्ड सुमन ने बताया कि ड्यूटी से लौटने के दौरान विशाल, उसके भाई मयंक और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया था। फिर जबरन बाइक पर बिठा लिया। इसके बाद सबसे पहले उसे योगीपुर के एक सुनसान कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। फिर यहां से विशाल और उसके साथी सुमन को गांधीनगर स्थित एक झोपड़पट्टी में ले गए। उसे झोपड़ी में बांध कर रखा गया। उसके साथ मारपीट भी की गई। बदमाशों ने सुमन के मोबाइल से ही उसकी मां को कॉल किया। उन्हें रुपये लेकर पहले मलाही पकड़ी बुलाया। मां जब रुपये लेकर वहां पहुंची तो फिर उन्हें गांधीनगर आने को कहा गया। 5 लाख रुपये नहीं देने पर सुमन के हत्या करने की बात कही। बेटे की हत्या किए जाने की बात सुनने के बाद उसकी मां पत्रकार नगर थाना पहुंची। पुलिस ने मोबाइल का लोकेशन लेने के बाद झोपड़पट्टी में छापेमारी करके सुमन को बरामद कर लिया। थानेदार मनोरंजन भारती के अनुसार अपहरण के मामले में 2 भाइयों विशाल और मयंक के साथ ही दक्षिण चित्रगुप्त नगर के रहने वाले सूरज को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सुमन का 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। वहीं फरार इनके 2 साथियों की तलाश जारी है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून को असफल बताते हुए एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। सीधे तौर पर राज्य सरकार को कटघरे में रखा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। शराबबंदी कानून की वजह दलितों और गरीबों को हो रही परेशानी के साथ ही कुल 22 पॉइंट के जरिए कई महत्वपूर्ण बातों को लिखा गया है। आरोप लगाते हुए श्रवण अग्रवाल ने कहा कि राज्य में अभी तक शराबबंदी पूरी तरह से विफल है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं।
नीतीश कुमार के शराबबंदी मॉडल से राज्य को काफी नुकसान पहुंचा है। 2016 अप्रैल में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद अब तक राज्य सरकार के द्वारा इस कानून में 2 बार संशोधन किया गया और कई बार मुख्यमंत्री ने इस कानून पर समीक्षा बैठक भी बुलाई, लेकिन अब तक शराबबंदी कानून को ठोस ढंग से लागू करने में सरकार कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकाल पाई है। इस कानून की वजह से जेल में बड़ी संख्या में गरीब और दलित लोग बंद हैं। हाल यह है कि उन्हें कोई जमानतदार भी नहीं मिल रहा है। लेटर में इन बातों का जिक्र है कि श्रवण अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को जिन 22 पॉइंट पर लेटर लिखा है उसमें जेल में बंद वैसे गरीब और दलितों की रिहाई के लिए राज्य सरकार से कानूनी सहायता दिलाने की मांग की है, जिन्हें जमानतदार नहीं मिल रहे हैं, जो बिहार की अलग अलग जेलों में बंद है। सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से पूछा है कि आपके द्वारा शराबबंदी की समीक्षा बैठक 2 दिन पहले की गई थी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पुलिस प्रशासन एवं उत्पाद विभाग शराब पीने वालों से ज्यादा इसे बनाने और उसकी तस्करी करने वालों पर विशेष स्तर पर कार्रवाई करे। क्या यह शराबबंदी कानून के मामले में विरोधाभास उत्पन्न नहीं करता है? राष्ट्रीय प्रवक्ता का आरोप है कि इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पर किशनगंज से पकड़ी गई संदिग्ध महिला फरीदा मलिक पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए मुखबिर करने का आरोप लग रहा है। वो भारत में चोरी छुपे रहकर बॉर्डर वाले इलाकों में हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसा रही थी। इस काम में कई लोग उसकी मदद कर रहे थे। वो मददगार बाहर नहीं बल्कि भारत के अंदर ही मौजूद है। इससे पहले 2019 में ठीक इसी तरह फरीदा को उत्तराखंड से भी पकड़ा गया था। फरीदा पर पंजाब के युवकों को भी हनी ट्रैप करने का आरोप लग रहा है। बिहार एटीएस और देश की खुफिया एजेंसी की टीम इस मामले में अपनी जांच पड़ताल कर रही है। जेल में बंद फरीदा मलिक से पूछताछ भी हुई है। सूत्रों के जरिए जो जानकारी हासिल हुई है उसमें 2 बड़े आधार के जरिए इन बातों को माना जा रहा है। पहला आधार यह है कि वीजा खत्म होने के बाद भी फरीदा मलिक लगातार भारत में रह रही थी। दूसरा आधार यह है कि नोएडा में एक ठिकाने पर इसका सामान रखा गया है। वो सामान क्या है, जिस जगह पर रखा है वो ठिकाना किसका है, देश के अंदर कौन लोग इसकी मदद कर रहे हैं, इसके कितने कांटेक्ट है, किससे मिलने आती थी, भारत में इसके जुड़े लोगों की गतिविधि क्या है, ये सब सवाल जांच एजेंसियों के सामने भी घूम रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि सामने आए इन सवालों का जवाब जानने के लिए जांच एजेंसी की टीम जुटी हुई है। दिखावा है साइबर सिक्योरिटी में। इंजीनियरिंग और लाइव कंसेंट जांच एजेंसियों की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि नाम बदलने में माहिर फरीदा मलिक ने साइबर सिक्योरिटी में इंजीनियरिंग कर रखी है। साथ ही ये खुद को एक यूट्यूबर बताती है, खुद को म्यूजिक और सिंगिंग से जोड़ रखा है। ये लोगों को मोटिवेट करने का दावा भी करती है। लाइव कंसर्ट के साथ ही इसके कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी सामने आया है, लेकिन जांच एजेंसी की माने तो यह सब एक दिखावा है। यह सिर्फ पकड़े जाने पर जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए है। जांच एजेंसियों के लिए यह महिला अब पूरी तरह से संदिग्ध है। फरीदा मलिक के नाम वाला अमेरिका से बने पासपोर्ट और भारत के अंदर सना अख्तर के नाम से मिले कई बोर्डिंग पास ने महिला की असलियत पर संशय बरकरार रखा है। भले ही इसने पाकिस्तान की नागरिकता को छोड़ने का प्रमाण पत्र जांच एजेंसियों के सामने रखा, पर जिस तरह से भारत और नेपाल को अपना ठिकाना बना रखा है, इससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि यह बात सामने आई है कि संदिग्ध महिला कई दफे नेपाल भारत आई, यहां रही, देश के कई हिस्सों में घूमी, फिर कभी उत्तराखंड तो कभी बिहार के रास्ते वापस नेपाल चले गई। जिस तरह से यह बगैर वीजा के नेपाल जाते वक्त 1 नवंबर को किशनगढ़ गलगलिया में एसएसबी के द्वारा पकड़ी गई, ठीक इसी तरह से उत्तराखंड में भी 2019 में इस महिला को पकड़ा गया था। उस वक्त इसे 4 साल की सजा हुई थी, पर 11 महीने में जेल से वो छूट गई थी। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि संदिग्ध महिला ने अपने जाल में पंजाब के रहने वाले एक युवक को फंसाया था। उसे हनी ट्रैप में फंसा रखा था। कुछ महीनों के अंतराल में उस युवक को इस महिला की चालबाजी समझ में आ चुकी थी, जिसके बाद उसने इस महिला से अपना पीछा छुड़ाया। जांच एजेंसियों के सामने एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। इदरिस नामक शख्स है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हैंडलर बताया जा रहा है। दावा है कि ये बिहार के किशनगंज के जेल में बंद इस संदिग्ध महिला का उससे कनेक्शन है। इसने ही फरीदा मलिक के भारत आने में मदद की थी।
अब इन दोनों के बीच के कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। साथ ही इनके मोटिव को जानने की कवायद भी की जा रही है। कई ऐसे पॉइंट है जिसकी जांच चल रही है। पटना में सहारा इंडिया के खिलाफ आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। यह प्रदर्शन ऑल इंडिया संयुक्त जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले किया गया, जहां लोगों ने थाली पीटकर सरकार और सहारा इंडिया के खिलाफ नारेबाजी की, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। यह प्रदर्शन सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ किया गया। लोगों का कहना है कि सहारा इंडिया हमारा मैच्योरिटी पेमेंट नहीं दे रही। हम लोग थक चुके हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं, इसलिए हमें प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। सहारा इंडिया के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन में दीदा निवासी राजू कुमार सिंह का कहना है कि मैच्योरिटी के इंतजार में कई लोग ने जान गंवा दी। सुब्रत राय, हम लोग का मैच्योरिटी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। पेमेंट नहीं देने के चलते बहुत लोगों के बच्चों का पढ़ाई लिखाई रुक गया है। कुछ लोग बीमारी से त्रस्त है, पैसे के इंतजार में मरने के लिए विवश है। मेरा 6 करोड़ का लाइबिलिटी पैसा फंसा हुआ है। आज हुए इस प्रदर्शन में दानापुर के राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि हम लोग राष्ट्रपति तक गुहार लगा चुके हैं। 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार विधानसभा तक का घेराव किया है, पर नतीजा शून्य है। हम लोग ऑफिस का चक्कर लगा कर थक गए हैं। ना तो नीतीश सरकार और ना ही मोदी सरकार सुन रही है। हम लोग जाए तो जाए कहां? बेटी की शादी करनी है, बिना पैसे के कैसे गुजारा होगा? प्रबंधन से बातचीत पर राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रबंधन सिर्फ तारीख ही देता है। पिछली बार नवंबर में पैसा देने की बात थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ब्रांच एक एक करके बंद हो रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं संध्या आर्या ने बताया कि मैं तो डीएम ऑफिस तक गई, हर बार बोला गया कि इस बार फंड आएगा तो पैसा मिलेगा। यहां तक 20% का रिश्वत तक मांगा गया। मेरी बेटी को शादी थी, लेकिन मेरे लिए आया हुआ पैसा ये लोग मिल बांट के खा गए। महेश प्रसाद सिंह ने बताया कि हम लोग को तो सिर्फ तारीख पर तारीख मिली है, इसलिए आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नवंबर आता है तो कहती है दिसंबर में पैसा मिल जाएगा, और जब दिसंबर आता है तो जनवरी में देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। सहारा इंडिया का नियत खराब हो गया है, ये ठग इंडिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब बोलती है तो उसका मुंह पैसे से बंद कर दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है तो उसका भी मुंह पैसे से बंद कर दिया जाता है। ये चोर है, बेईमान है, गरीबों का पैसा खाने वाला है। शिक्षिका संध्या आर्या ने बताया कि अपने जीवन के 20 वर्षों की सारी कमाई सहारा में जमा कर दी, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा भविष्य सुरक्षित हो इसलिए पैसा जमा कर दिया, लेकिन आज सहारा ने हमको बेसहारा कर दिया। पटना के सिपारा में अवैध रूप से चल रहे दर्जनों तेल डिपो पर पुलिस ने बुधवार की शाम जमकर छापेमारी की। इस छापेमारी अभियान में अवैध रूप से तेल चलाने वाले कारोबारियों के पैर उखड़ गए और वह वहां से भाग खड़े हुए। इस बीच पुलिस ने अवैध रूप से तेल भंडारण करने वाले एक दलाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वहां से दर्जनों लीटर डीजल और कई सामानों को जब्त किया है। 2 दिन पूर्व सिपारा के 70 फीट में एक तेल डिपो में आग लगी की घटना के बाद पुलिस ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बेउर थाना के सिपारा के नजदीक वर्षों से वहां सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से तेल डिपो का कारोबार चल रहा है। यह तेल कारोबारी अवैध रूप से चोरी छुपे तेल मिलावट का काम बरसों से करते आ रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व इसके अवैध रूप से तेल डिपो के एक अड्डे पर अचानक आग लग गई थी। आग लगी की घटना के बाद पुलिस ने उन जगहों को चिन्हित कर लोगों की शिकायत के बाद अवैध रूप से चल रहे तेल डिपो पर छापेमारी की। बेउर थाना प्रभारी अतुलेश कुमार ने बताया कि छापेमारी की सूचना मिलते ही अवैध रूप से तेल कारोबार करने वाले लोग वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने अवैध रूप से तेल कारोबार करने वाले एक दलाल जितेंद्र कुमार केवट को खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से सैकड़ों अवैध तेल के डिब्बे और 35 लीटर डीजल बरामद किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि यह छापामारी लगातार जारी रहेगी। बुधवार को हुए छापेमारी के बाद अवैध तेल कारोबारियों के बीच में हड़कंप मच गया है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम।
जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। इस लड़की की जल्दबाजी का जो बोझ है इसे दुनिया नहीं समझ सकती। ये कैब से जाएगी, ये ऑटो से जाएगी, इसके मोबाइल पर ऐप खुला हुआ है, ये कैब से जाएगी। उसका एक हाथ हवा में है, ये ऑटो से ही जाएगी। कैब से, ऑटो से, कैब से, ऑटो से, कैब, ऑटो, कैब। ऑटो। या खुदा, ये तो रैपिडो से जाएगी। रैपिडो से। Rapido, the smartest choice always. Safe भी, तेज भी। ऐप खोलो, बुक करो, खो Rapido। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। राजस्थान के संविदा कर्मियों ने कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संविदा कर्मियों का कहना है कि सरकार ने सीनियरिटी की गणना को रूल्स में शामिल नहीं किया है, जिससे पिछले कई सालों से काम कर रहे संविदा कर्मियों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में अगर सरकार सर्विस रूल्स में संशोधन कर संविदा कर्मियों की पुरानी सर्विस को काउंट नहीं किया तो प्रदेश भर के संविदा कर्मी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मनरेगा लेखा सहायक संघ के प्रदेश महासचिव अमृत शर्मा ने बताया कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स में संवादिका कर्मियों के पूर्व में किए गए काम को सर्विस रूल्स के साथ नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से सालों से काम कर रहे संविदा कर्मी को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब हम एक बार फिर शांतिप्रिय तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार अगर फिर भी नहीं जागी तो हम सरकार के खिलाफ ही आंदोलन शुरू कर देंगे। दरअसल पिछले दिनों सरकार ने सरकारी विभागों में काम कर रहे 1,10,000 से ज्यादा संवाद कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया था, जिसमें शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक को कॉन्ट्रैक्चुअल यूथ सर्विस रूल्स के दायरे में लेने का 21 अक्टूबर को ही फॉर्मूला तय किया था, जिसके तहत जिन संवाद कर्मियों का पहले का वेतन ज्यादा होगा तो उन्हें मिलने वाले वेतन में 2 सालाना इंक्रीमेंट जोड़कर नया वेतन तय किया करने की प्रावधान है। वहीं संविदा पर शुरुआती वेतन 10,400 रुपये हर महीने तय होगा। ऐसे में 9 साल सर्विस पूरी करने पर 18,500 और 18 साल की सर्विस पूरे होने पर 32,300 रुपये का वेतन मिलेगा। इसके साथ ही जिन संविदा कर्मचारियों का पहले से ही मिलने वाला वेतन संरक्षण किया गया है, उनकी 9 और 18 साल की सर्विस की गिनती इन नियमों के आने की तारीख से होगी। पहले की सर्विस 9 और 18 साल की गिनती में शामिल नहीं होगी, जिसको लेकर संविदा कर्मी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनने के बाद संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए नियम बनाए गए थे। संविदा कर्मी सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कल्ला कमेटी ने दूसरा फॉर्मूला निकाला। सरकारी विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए राजस्थान के कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल 2021 बनाए गए। अब इन नियमों के दायरे में संविदा कर्मियों को लिया जाएगा। संविदा कर्मियों को परमानेंट सरकारी नौकरी और उसी हिसाब से पद और वेतन की मांग कर रहे थे। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मौजूदा फॉर्मूला में संविदा कर्मी सरकार के परमानेंट कर्मचारी नहीं माने जाएंगे, उन्हें संविदा कर्मचारी माना जाएगा। फर्क इतना सा है कि उन्हें अब इंक्रीमेंट मिलता रहेगा और इनकी जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। जब सरकार किसी पद को स्थायी करेगी तब 5 साल से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों में से स्क्रीनिंग करके उन्हें ही इस पद पर परमानेंट करने का प्रावधान है। राजस्थान में मौजूदा समय में शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम टीचर सहित
कुल 41,423 संविदा कर्मी नियमित हो गए। इस तरह ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के राजीविका और मनरेगा के कुल 18,326 संविदा कर्मी, अल्पसंख्यक विभाग के 5,697 मदरसा पैरा टीचर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के 44,833 संविदा कर्मियों सहित कुल 1,10,279 संविदा कर्मी नियमित हो गए। जयपुर में बुधवार शाम प्रॉपर्टी कारोबारी पर 3 कारों में आए बदमाशों ने हमला बोल दिया। एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश टूट पड़े। लाठी डंडों से इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। उपचार के दौरान विजेंद्र की मौत हो गई। घटना के दौरान आते जाते बदमाशों ने फायरिंग भी की थी। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना बेनाड मोड़ के श्यामनगर की है। बुधवार शाम करीब 5 बजे करधनी इलाके के रहने वाले प्रॉपर्टी कारोबारी विजेंद्र सिंह गुलाब, जो कि 40 साल के हैं, वो अपनी स्कॉर्पियो से घर की तरफ जा रहे थे। अचानक एक बोलेरो, कैंपर और एक अन्य कार उनकी गाड़ी के सामने आकर रुकी। विजेंद्र ने जैसे ही गाड़ी के पीछे की तरफ ली, हथियारबंद बदमाशों ने गाड़ी को टक्कर मारते हुए एक मकान की सीढ़ियों पर चढ़ा दी। उसके बाद कांच तोड़कर हमला कर दिया। विजेंद्र सिंह को स्थानीय लोग मरुधरा अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर एससीपी करधनी प्रमोद स्वामी मौके पर पहुंचे। उन्होंने विजेंद्र से मुलाकात की। डॉक्टरों के अनुसार अभी घायल किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर रहा है। उसके पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर है, वहीं सिर पर भी कई जगहों पर चोट आई है। एससीपी प्रमोद स्वामी ने बताया कि विजेंद्र सिंह का प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा है। यह विवाद पुराना है, इसी वजह से हमला भी हुआ है। मौके से पुलिस को कुछ सीसीटीवी मिले हैं। उसके आधार पर इलाके में कई जगहों पर बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। एससीपी प्रमोद स्वामी के अनुसार विजेंद्रपुर नागौर के पर्वतसर निवासी जितेंद्र सिंह, जोटवाड़ा निवासी सागर सिंह, भगवान सिंह, ततारपुर और अजय सिंह गोद सहित आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने हमला किया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए करधनी और जोटवाड़ा थाने की स्पेशल टीमें दबिश दे रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दीपावली से पहले दादी के फाटक के पास स्थित एक होटल में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। इसका बदला लेने के लिए बुधवार को यह हमला किया गया। खंडेला थाना इलाके की राजकीय विद्यालय में छुट्टी के दिन पोषाहार देने के लिए कक्षा 8 की छात्रा को विद्यालय बुलाकर छेड़छाड़ करने के आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद एसीबी ईईओ भगवान सिंह मीणा ने ग्रामीणों को समझाइश कर विद्यालय का ताला खुलवाया। थानाधिकारी सोहनलाल ने बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज में बताया कि मेरे घर पर आरोपी शिक्षक लक्ष्मण लाल गिगराज बलाई ने जाकर कहा कि आपकी लड़की का पोषाहार बाकी है, आपकी लड़की को पोषाहार लेने के लिए विद्यालय भेज दो। आरोपी शिक्षक ने गुरु नानक जयंती का अवकाश होने के बावजूद पीड़िका को पोषाहार के बहाने विद्यालय बुलाया। इसके बाद छात्रा और उसके पिता विद्यालय में पोषाहार के लिए पहुंचे तो पिता को ऑफिस में बैठाकर छात्रा को आरोपी शिक्षक पोषाहार देने के लिए पोषाहार कक्ष में ले गया, जहां पर पोषाहार लेने आई छात्रा के साथ आरोपी शिक्षक ने छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी और बर्खास्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्कूल के गेट पर ताला लगाने की सूचना मिलते ही थानाधिकारी जाब्ते के साथ और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश करने लगे। पुलिस ने विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे देखकर उनकी जांच रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद ग्रामीणों को आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की सूचना देकर समझाइश कर विद्यालय के बाहर बैठे ग्रामीणों को सामने से हटाया और विद्यालय का ताला खुलवाया। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।